विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि बीएससी द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका माइनर केमिस्ट्री का पहला जो पेपर है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि जो पदार्थ की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ मैटर यानी कि आपका माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर है उसका सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन से प्रश्नों को आपको पढ़ना आवश्यक है। तो अब हम देर ना करते हुए चलते हैं, आपको ले चलते हैं सिलेबस की ओर और बात करते हैं सिलेबस के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, एक और खास बात बता दूं कि ये वीडियो जो है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो अब चलते हैं इस पेपर को डिस्कस करने के लिए। एक और खास बात बता देता हूं मैं आपको कि इस जो पेपर है आपका स्टेट ऑफ मैटर यानी कि केमिस्ट्री माइनर का पहला पेपर है यानी पदार्थ की अवस्थाएं। इस पूरे पेपर के जो नोट्स आपको यदि चाहिए तो आप आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन के पास जाइए यानी कि आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीड लर्न SPEEDLEARN। इसको सर्च कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए और साथ ही मात्र 51 रुपए के सब्सक्रिप्शन के साथ में आप एक वर्ष के लिए अपनी पढ़ाई इस स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था की आप कर सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। चलते हैं, हम बात करें बीएससी सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री माइनर पेपर है। अभी हमने कहा पदार्थ की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें यूनिट फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसकी तरफ मैं आपको लेकर आ रहा हूं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जिसमें आपको पढ़ना होगा, इसका टाइटल जो दिया हुआ भारतीय रस शास्त्र में वर्णित रसायन की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्क्राइब्ड इन इंडियन एल्केमी। तो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इन एल्केमी, इन रस शास्त्र में अम्ल एवं क्षार की अवधारणाएं। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना होगा द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ भस्म, यानी भस्म निर्माण में अपक्षय यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का महत्व। अगला टॉपिक दिया हुआ है रसावर्णन में वर्णित ज्वाला परीक्षण, फ्लैम टेस्ट मेंशन इन द रसावर्णन। अगला है संचारण के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण, एसेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन कोरोजन। तो पहली यूनिट का पहला पार्ट जो हम लोगों ने बात करी है, पहली यूनिट के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। भारत का प्राचीन गंध शास्त्र एवं गंध युक्ति, एंशिएंट इंडियन परफ्यूमरी एंड द परफ्यूम्स मेकिंग टेक्निक्स। इसमें आपको पढ़ना होगा परफ्यूम मेकिंग टेक्निक्स डिस्क्राइब इन अग्नि पुराण्स, अग्नि पुराण में उल्लेखित गंध युक्ति के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद व्रत संहिता में रसायन विज्ञान की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन द व्रत संहिता। उसके बाद में आता है अगला टॉपिक है वज्रलेप, वज्र संघात, सौंदर्य प्रसाधन, रत्न तथा बहुमूल्य पाषाण, केशराग और शाही का निर्माण शामिल है इंक्लूडिंग द वज्रलेपा। उसके बाद वज्र संधान, कॉस्मेटिक्स, उसके बाद जेमस्टोन एंड द प्रीशियस स्टोन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हेयर डाई एंड इंक। अब इस पहली यूनिट में आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना और प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। पहला प्रश्न आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारतीय रस शास्त्र के ग्रंथों में एसिड और बेस की अवधारणा को किस प्रकार परिभाषित और वर्गीकृत किया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा विभिन्न औषधीय व धातु कर्म मेटलर्जिकल प्रक्रियाओं में एसिड और बेस के अनुप्रयोगों और महत्व को विस्तार से समझाइए। तीसरा प्रश्न रस शास्त्र में पदार्थों के शोधन और मारण के लिए अम्ल और क्षार को मूल उत्प्रेरक माना गया है। इस कथन के आलोक में विभिन्न प्रकार के अम्लों और क्षारों के ऐतिहासिक निर्माण, उनके रासायनिक महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न आपको पढ़ना होगा, चौथा प्रश्न है भारतीय रस शास्त्र की अनूठी देन, भस्म निर्माण की प्रक्रिया में निहित आधुनिक रेडॉक्स रिएक्शन के सिद्धांतों को समझाना होगा। नेक्स्ट है भस्म निर्माण की प्रक्रिया किसी विषैली धातु को एक सुरक्षित जैविक रूप में सक्रिय यानी बायो अवेलेबल औषधि में कैसे परिवर्तित कर सकती है। अगला है पुटपाक विधि से भस्म तैयार करने के दौरान होने वाली रासायनिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिएगा।
अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण और रिडक्शन की भूमिका को विशेष रूप से स्वर्ण या ताम्र भस्म के उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायनों ग्रंथ में वर्णित ज्वाला परीक्षण का विस्तृत से विवरण दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान के गुणात्मक विश्लेषण यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस और धातुओं की पहचान ज्वाला परीक्षण प्राचीन तकनीकों के वैज्ञानिक महत्व की तुलना कीजिएगा। नेक्स्ट है प्राचीन रसशास्त्रियों द्वारा धातुओं और खनिजों की शुद्धता जांचने के लिए ज्वाला के रंगों जैसे ताम्र के लिए मयूरकंठ सदृश ज्वाला का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय आचार्यों ने धातुओं में होने वाले संचारण यानी कि रस्टिंग के गुणों को किस प्रकार समझाया था। अगला प्रश्न है संचारण के प्रति संवेदनशीलता प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर धातुओं के प्राचीन वर्गीकरण यानी कि शुद्ध पूर्ति मिश्र धातु आदि का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिएगा। अगला प्रश्न है अग्नि पुराण के अनुसार गंध युक्ति की मूल अवधारणा क्या है। नेक्स्ट है सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाली प्राचीन 8 प्रक्रियाओं जैसे स्वेदन धूपन पाचन आदि का विस्तार से वर्णन कीजिएगा। अगला प्रश्न है अग्नि पुराण में वर्णित इत्र और सुगंधित तेलों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्राकृतिक घटकों और उनके मिश्रण के अनुपातों के वैज्ञानिक आधार की समीक्षा कीजिएगा। अगला प्रश्न है आचार्य वारामिदकृत व्रत संहिता के आधार पर प्राचीन भारत में स्थापत्य और धातुकर्म में प्रयुक्त होने वाले वज्रलेप और वज्र संधात की रासायनिक संरचना निर्माण विधि और उनके दीर्घकालिक मजबूती के रहस्यों का एक विस्तार से निबंध लिखिएगा। अगला प्रश्न है व्रत संहिता में वर्णित सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक और सुगंधित सामग्रियों के निर्माण की विधियों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि प्राचीन भारतीय समाज में दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का उपयोग किस प्रकार उन्नत अवस्था में था। अगला प्रश्न है प्राचीन और गंध शास्त्र के अनुसार केश राग यानी कि हेयर डाई और इंक के निर्माण के लिए किन केमिकल्स और बॉटनिकल प्रोसेस का यूज किया जाता था, इनके स्टेबिलिटी के पीछे उत्तरदायित्व रसायनों और रंगों को स्पष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है व्रत संहिता के आलोक में रत्न तथा बहुमूल्य पाषाणों के परीक्षण तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के मूल्यांकन की प्राचीन पद्धतियों की विवेचना कीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये 19 प्रश्न हमने देखे कौन सी यूनिट में, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में। अब हम आपको ले चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड के सिलेबस की और वहां पर बात करते यूनिट सेकंड में कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो यूनिट सेकंड जिसका नाम है गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था, क्या क्या पढ़ना होगा, तो गैस लॉ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस नियम, गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत, उसके बाद आदर्श गैस और आदर्श गैस व्यवहार से गैसों का विचलन, ideal gas deviations of the gaseous from ideal gas behavior. Next, modification ideal gas equations and van der Waals equations. आदर्श गैस समीकरण van der Waals समीकरण में संशोधन। अगला जो पढ़ना होगा टॉपिक आपको अदर इक्वेशंस ऑफ स्टेट अवस्था की अन्य समीकरण, क्रिटिकल फिनोमेना यानी क्रांतिक घटनाएं, दाब प्रेशर समतापी वक्र यानी कि प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्मल कर्व, उसके बाद एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, एंड्रयूज का प्रयोग एंड आइसोथर्मल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का समतापी वक्र, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट कंटिन्यूटीज ऑफ स्टेट, क्रांतिक स्थिरांक और प्रायोगिक निर्धारण अवस्था का सातत्यता, उसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ना होगा आइसोथर्मल्स ऑफ van der Waals इक्वेशन, रिलेशंस बिटवीन द क्रिटिकल कांस्टेंट एंड द van der Waals कांस्टेंट यानी कि van der Waals समीकरण के समतापी वक्र, क्रांतिक स्थिरांक और van der Waals स्थिरांकों के बीच में संबंध। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट रिड्यूस इक्वेशंस ऑफ स्टेट, संगत अवस्था का नियम, अवस्था का समानित समीकरण। अब इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो पहला प्रश्न जो पढ़ना आपको आवश्यक है गैसों के गतिज आणविक सिद्धांत यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की पोस्टुलेट्स यानी मुख्य परिकल्पनाएं क्या क्या है वो बताना होगा। सेकंड क्वेश्चन है गैस के गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की गणितीय व्युत्पत्ति किस प्रकार की जा सकती है स्पष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के आणविक वेगों के वितरण नियम की व्याख्या कीजिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान में वृद्धि करने पर गैसों के अणुओं में के सबसे संभावित वेग यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी और वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मूल स्क्वायर वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है ग्राफ की सहायता से समझाइएगा। अगला वास्तविक गैस एंड रियल गैस आदर्श गैस व्यवहार से किस प्रकार से डेविएशन बताती है, किन परिस्थितियों में यह विचलन अधिकतम और न्यूनतम होता है। अगला संपीड़ितता गुणांक Z के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को आरेख द्वारा यानी कि ग्राफ द्वारा स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है जेडी van der Waals ने आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू nRT में वास्तविक गैसों के लिए कौन से दो मुख्य संशोधन यानी वॉल्यूम और प्रेशर
जो करेक्शंस किए, इन संशोधनों के तार्किक आधार को समझाते हुए वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन P plus n स्क्वायर v स्क्वायर v माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी को डेराइव कीजिएगा। यहाँ कांस्टेंट a और b के फिजिकल सिग्नेस और उनकी यूनिट को भी बताइएगा। अगला प्रश्न है, वैन डर वाल्स इक्वेशन की सहायता से वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित कंडीशन में कीजिए। सबसे पहला, अत्यंत कम दाब पर, उच्च दाब पर और उच्च ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक गैसों के व्यवहार को समझने के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन अतिरिक्त दिए गए के लिए दो अन्य अवस्था जैसे बर्थेलो इक्वेशन और डायट्रिक इक्वेशन और वेरियल इक्वेशन को उल्लेख कीजिएगा। नेक्स्ट है, वेरियल अवस्था समीकरण का महत्व बताते हुए इसके वेरियल गुणांक का वैन डर वाल्स स्थिरांकों से संबंध स्थापित कीजिएगा। अगला है, थॉमस एंड्रूज द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्मल कर्व के निर्धारण के लिए दिए गए ऐतिहासिक प्रयोग को समझाइएगा। अगला प्रश्न, एंड्रूज प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर गैस एंड वेपर के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रूज के कार्बन डाइऑक्साइड समतापी वक्रों में दिखाई देने वाली कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट की अवधारणा से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रूज के कार्बन डाइऑक्साइड समतापी वक्रों में तरल और गैसीय अवस्था के बीच बिना किसी स्पष्ट सीमा के संक्रमण को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पॉइंट को परिभाषित कीजिए। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, क्रिटिकल प्रेशर पीसी और क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन, वैन डर वाल्स इक्वेशन में समतापी वक्रों की सहायता से इन तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट जैसे टीसी पीसी वीसी के मान वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए और बी के पदों में डेराइव कीजिएगा। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में क्रिटिकल कांस्टेंट के प्रायोगिक निर्धारण की केगन-यार्ड्स डीलार्ड टूर की विधि को सचित्र समझाइएगा। अगला प्रश्न, समानित चर रिड्यूस वेरिएबल्स, समानित दाब यानी पाई, समानित आयतन यानी कि फाई और समानित ताप यानी थीटा को परिभाषित करते हुए वैन डर वाल्स गैस के इक्वेशन का यूज कीजिएगा और स्टेट रिड्यूस इक्वेशन स्टेट की व्युत्पत्ति भी कीजिएगा जो कि होती है पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3 पाई माइनस 1 इक्वल टू 8 थीटा। अगला क्वेश्चन है, संगत अवस्था के नियम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट का स्टेटमेंट लिखिए और यह नियम विभिन्न वास्तविक गैसों के व्यवहार की तुलना करने में किस प्रकार सहायता करता है, इसके वैज्ञानिक और व्यवहारिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये दूसरी यूनिट हमारी खत्म होती है 19 प्रश्नों के साथ में। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ जिसका नाम है लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था। क्या पढ़ना होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिक्विड्स, द्रवस्था, अंतराणविक बल, हाइड्रोजन बंध और द्रवों की विशेषता। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस, द्रवों की संरचना, ठोस द्रव और गैस की संरचना में अंतर। उसके बाद पढ़ना होगा लिक्विड क्रिस्टल, डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल क्या होता है, ठोस द्रव और गैस क्रिस्टल में डिफरेंस बताना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, सेमेटिक, नेमेटिक एंड कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल का वर्गीकरण कीजिएगा। सेमेटिक, नेमेटिक और कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल के बारे में भी बताइएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल के उपयोग और 7 सेगमेंट सेल, इन्हें भी पढ़ना होगा। लास्ट में थर्मोग्राफी। अब यूनिट नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना होगा, तो पहला प्रश्न है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सेकंड, द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं उनको समझाना होगा। अगला, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये द्रवों के भौतिक गुणों जैसे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसके विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को किस प्रकार इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों के मुख्य लाक्षणिक गुण जैसे कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और उसका वेपराइजेशन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। टेम्परेचर के इन गुणों का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, द्रवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड के संबंध में दिए गए प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। द्रव की संरचना ठोस और गैस से किस प्रकार डिफरेंट है। नेक्स्ट है आणविक गतिशीलता यानी कि मॉलिक्यूलर, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने कहा था मोबिलिटी, मॉलिक्यूलर मोबिलिटी, व्यवस्था और आकर्षण बलों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की संरचनात्मक भिन्नताओं के स्पष्ट करने वाली तुलनात्मक टेबल तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड क्रिस्टल क्या है, इन्हें पदार्थों की चौथी अवस्था क्यों कहा जाता है। साधारण, ठोस, द्रव और द्रव क्रिस्टल में अंतर बताइएगा। अगला, लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन कीजिएगा। सेमेटिक, नेमेटिक और कोलेस्टिक द्रव क्रिस्टल की संरचना, उनके गुणों के अंतर को रेखा चित्र के द्वारा समझाइएगा। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड क्रिस्टल के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एप्लीकेशन भी बताइएगा और कुछ आपको ब्रीफ में नोट्स लिखना होंगे जैसे 7 सेगमेंट सेल, उसके बाद थर्मोग्राफी,
इस पर आपको टिप्पणी लिखना होगी। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कोलाइडियल स्टेट। और कोलाइडियल स्टेट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो कोलाइडियल क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड अवस्था, कोलाइडो का वर्गीकरण, उसके बाद मेथड ऑफ टू कोलाइड डिस्पर्जन सोल्स, कोलाइड परिक्षेपण और सोल बनाने की विधियां, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन, कोलाइड परिक्षेपण का शुद्धिकरण, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जनरल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कोलाइडल विलयन के गुण, सामान्य गुण, प्रकाशीय गुण, गतिज गुण और विद्युतीय गुण, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ सोल्स, कोएगुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कोलाइड की स्थिरता, सोल की सुरक्षात्मक क्रिया, स्कंदन या अवक्षेपण, उसके बाद कोएगुलेशन कैपेसिटी, हार्ड शूल्जेस, लिक्विड इन लिक्विड्स और इमल्शंस, टाइप ऑफ द इमल्शन, एप्लीकेशन ऑफ द इमल्शन, स्कंदन क्षमता, हार्ड शूल्जे का नियम, द्रव में द्रव पायस या पायस के प्रकार और पायस के उपयोग, लिक्विड इन सॉलिड जेल, ठोस में द्रव जेल, क्लासिफिकेशन ऑफ जेल, जेल का वर्गीकरण, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूजेस। बात करते हैं आईएमपी क्वेश्चंस की, तो कोलाइडल अवस्था से आप क्या समझते हो? पहला प्रश्न पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोलाइडल स्टेट। अगला क्वेश्चन है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स मीडियम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडो के वर्गीकरण की एक टेबल द्वारा तुलना कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स क्या है, यानी कि द्रव्य स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। अगला द्रव्य स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में डिफरेंस लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा द्रव्य विरोधी कोलाइड सॉल्व बनाने की निम्नलिखित विधियों का वर्णन कीजिएगा। सबसे पहले ब्रीडिंग आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडल विलयनों का शुद्धिकरण क्यों आवश्यक है। डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस की कार्यप्रणाली को रेखा चित्र की सहायता से समझाइएगा। नेक्स्ट कोलाइडल विलयनों के निम्नलिखित गुणों को विस्तृत से व्याख्या कीजिएगा, जैसे उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इसमें टिंडल इफेक्ट मुख्य आता है, उसके बाद ब्राउनियर मोशंस और कोलाइडियों की स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंस। उसके बाद कोलाइडल कणों पर आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और विद्युत परासरण परिघटनाओं को स्पष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है कोलाइडियल में कोएगुलेशन से आप क्या समझते हो, द्रव्य विरोधी सोल और स्कंदित करने वाले विभिन्न विधियों को उल्लेखित कीजिएगा। हार्डी शूल्जे रूल क्या है और इसको उदाहरण के द्वारा समझाना होगा। नेक्स्ट है यहां पर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, यानी कोलाइड्स को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न, उसको तो कर ही लीजिएगा। गोल्ड नंबर क्या है। उसके बाद इमल्शन किसे कहते हैं, तेल में जल और जल में तेल को समझाइए। उसके बाद में जेल को परिभाषित कीजिए, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जेल में डिफरेंस लिखिएगा। आ जाते हैं विद्यार्थी यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। क्या पढ़ना होगा, ठोस यानी कि सॉलिड, उसमें स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, क्रिस्टल जालक और इकाई कोशिका, टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक के प्रकार और क्रिस्टलोग्राफी। आते हैं लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, अंतरपृष्ठीय कोणों की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ रेडिशनल एंगल्स, लॉ ऑफ सिमेट्रिक्स, नियम शुद्धिकृत कोणों का नियम और समरूपता का नियम, एक्सरे डिफरेंशिएशन बाय द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल द्वारा एक्सरे विवर्तन, ब्रेग इक्वेशन, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर के निर्धारण करने की एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके बाद आता ब्रेग मेथड, लाव विधि, पाउडर विधि, NaCl और पोटेशियम क्लोराइड की संरचना का निर्धारण। अब आते कौन कौन से प्रश्न इसमें पढ़ना होंगे, तो पहला प्रश्न है स्पेस लैटिस और यूनिट सेल को डिफाइन कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक आइडियल यूनिट सेल को पैरामीटर्स का सचित्र वर्णन कीजिएगा। अगला है ब्रेविस लैटिस से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या है और उन्हें 14 ब्रेविस लैटिस में कैसे डिवाइड किया गया उनको बताना होगा। अगला क्रिस्टलोग्राफी क्या है, इसके निम्नलिखित 3 मूलभूत नियमों को उदाहरण से समझाइएगा। उसके बाद आते कौन कौन से, एक तो अंतरपृष्ठीय कोणों की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेसिस ऑफ इंटरफेशियल एंगल, उसके बाद में लॉ ऑफ रेडिशनल एंडाइसिस और लॉ ऑफ सिमेट्रिक, ये आपको समझाना होगा। उसके बाद आता अगला प्रश्न मिलर इंडाइसिस और वाइस इंडाइसिस में क्या डिफरेंस है। यदि कोई क्रिस्टल तल अक्षों के 2, 8, 3b और c पर काटता है तो उसके मिलर सूचकांकों की गणना कीजिएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टल द्वारा एक्सरे डिफरेंशिएशन के लिए ब्रेग इक्वेशन है 2d sin थीटा यानी l लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा को डेराइव कीजिएगा। अगला ब्रेग इक्वेशन में क्रिस्टल दोनों के बीच की दूरी d और विवर्तन कोण थीटा का क्या महत्व है। अगला समझाइए कि एक्सरे का उपयोग क्रिस्टल संरचना जानने के लिए क्यों किया जाता है, साधारण प्रकाश का क्यों आवश्यकता नहीं है। 10वां प्रश्न क्रिस्टल संरचना के निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रायोगिक विधियों का वर्णन कीजिएगा। ब्रेग का स्पेक्ट्रोमीटर विधि, लाउ की विधि और डी बाय शेरर पाउडर विधि।
उसके बाद अगला प्रश्न है, पाउडर विधि एकल क्रिस्टल न होने की स्थिति में किस प्रकार उपयोग की जाती है, इसके लाभ लिखिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की क्रिस्टल संरचना का विस्तृत से वर्णन कीजिएगा। सिद्ध कीजिएगा ये एक FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और इसके प्रत्येक आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, ऐसा क्यों। अगला प्रश्न, एक्स-रे विवर्तन के आधार पर पोटेशियम क्लोराइड के Cl और NaCl की संरचनाओं की तुलना कीजिएगा। और विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे अभी तक आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और हम डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अभी तक जुड़े हुए थे। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो क्या करने का, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, और जाते जाते अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पूरे पेपर के नोट्स आपको मिलेंगे आपके अपने कहां पर, मोबाइल एप्लीकेशन में जिसका नाम है स्पीड लर्न। और एक खास बात है, वीडियो लेक्चर तो आपको आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। तो इसी के साथ हम डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।